लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं जो आज हिंदी का अनिवार्य कक्षा 12 का जो पेपर हुआ है उस पेपर को सोल्व कर रहे हैं। आशा है सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और जो हमने पढ़ाया है लगभग पूरा पेपर उसी में से आया है और उसी को बताने के लिए आज हम ये पेपर सोल्व करा रहे हैं। आप भी अपने पेपर का आकलन कीजिए कि कितने नंबर आपके सही आ रहे हैं। तो अपन शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। आज जो हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट में जो क्वेश्चन था वो बहु विकल्पात्मक था, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था, जिसमें पहला प्रश्न आपके पत्रकारिता से दिया है कि स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है। तो स्टिंग ऑपरेशन इस बच्चे ने गलत कर दिया, ये एडवोकेसी का नहीं है, ये एडवोकेसी का नहीं है। ये जो पेपर है यह वाचडॉग पत्रकारिता का भी नहीं है, वैकल्पिक भी नहीं है, एडवोकेसी का भी नहीं है, खोजी पत्रकारिता। स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन यानी कि चुपके से हम किसी खबर को ढूंढ कर ला रहे हैं, तो वह जो ढूंढ कर ला रहे हैं तो वो किसमें आएगा, खोजी पत्रकारिता में। तो इसलिए अपना पहला क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा रहेगा, खोजी पत्रकारिता। दूसरा क्वेश्चन जनसंचार के माध्यम से आया है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम यानी कि जब जनसंचार शुरू हुए तो सबसे पहले लिखते थे, तो ये प्रिंट माध्यम था, मुद्रित माध्यम था, रेडियो तो बाद में आया, दूरदर्शन आज भी चल रहा है, इंटरनेट तो अभी आया ही है। तो ये तीन तो ऑप्शन आपके सही नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही है, स, मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम। ये ऐसे क्वेश्चन है कि थोड़ा सा दिमाग लगाए तो, वैसे आपको नोट्सों में सब लिखा रखे थे, फिर भी आप वैसे भी कर सकते हो कि जिस नोट्स न भी पढ़कर गया हो तो भी ऐसे प्रश्नों को तो हम गलत नहीं कर सकते। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है। तो लिपि की परिभाषा पूछ ली है। लिपि की परिभाषा क्या है, भाषा के लिखित रूप को ही तो लिपि कहते हैं। अब भाषा की ध्वनियों को, तो भाषा तो उत्तर होगा नहीं, बोली होगा नहीं क्योंकि लिखा थोड़ी जाता वो, और स्वर व्यंजन ये लगा गए, तो उत्तर क्या हो गया, लिपि। यानी कि लिपि की परिभाषा ही पूछ ली। भाषा व्याकरण लिपि जो टॉपिक है उसमें लिपि की डायरेक्ट आपसे परिभाषा पूछी गई है। तो ऑप्शन आपका बी राइट है। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को, गए साल भी प्रश्न पूछा था, इस साल भी पूछा था। गए साल ऑप्शन में उपभाषा डाल दिया था, इस साल बोली डाल दिया है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या है, सीमित क्षेत्र में क्या बोली जाएगी, बोली। सीमित क्षेत्र में व्यंजन थोड़ी बोलेंगे, कह कह गए गए, स्वर अ आ ई ये भी नहीं बोलेंगे। भाषा तो सब बोलते हैं, सीमित में बोलते हैं, व्यापक में बोलते हैं, एक जगह बोलते हैं, दूसरी जगह बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, बाकी जो 22 अन्य भाषाएं हैं हमारी राजभाषाएं 8वीं अनुसूची में वो भी बोली जाती है। तो इसका उत्तर आपका कौन सा सही रहेगा, बोली, ऑप्शन ए। अगला, एक गीत शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। हरिवंश राय बच्चन का है, ऑब्जेक्टिव में करवा रखा था। एक गीत किन से ली गई है, इन दिनों से। अगला क्वेश्चन, कवितावली किस कवि की रचना है। अब सूरदास तो पाठ ही नहीं है अपने, कबीरदास भी पाठ नहीं है और रसखान भी पाठ नहीं है। वैसे भी उत्तर सही कौन सा था, तुलसीदास था। अगर हमें पता नहीं हो तो भी हम इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी में पाठ ही नहीं है तो उसकी रचना तो पूछेंगे नहीं। अब हमारे तुलसीदास का पाठ है तो तुलसीदास की कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली है ना, रामाज्ञा प्रसन्न, बरवे रामायण, रामलला, नैच्छू, बहुत सी है। और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई रचना है। तो रामचरितमानस के बारे में अवधी में पूछा जाता था। बहुत ही सीधा और सरल पाठ है। तुलसीदास 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा, परिचय 11वीं में, 12वीं में, सब जगह काम आ रहा है क्योंकि 10वीं में भी तुलसीदास का पाठ है। अगला क्वेश्चन है बेटा, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। पूरी पंक्ति है, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना।
तो ये छोटे खेत को किसकी तरह बताया है? कागज के पन्ने की तरह। अगली लाइन का ही उत्तर है बगुलों के पंख, ये तो इसका है ही नहीं। काले बादल, अंधड़ नहीं। क्या बताया? छोटा मेरा खेत। जिस प्रकार किसान के पास एक छोटा सा खेत होता है, उसी प्रकार कवि के पास कर्म करने के लिए एक कागज का पन्ना होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप किसी का गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो सब बच्चे कर लेंगे, भक्तिन का असली नाम क्या था? बस भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मीन लक्ष्मी। यह नाम उसके पिताजी ने दिया था क्योंकि वह अपने पिता की इकलौती बेटी थी और वह उसे बड़े प्रेम से रखता था और उसकी जन्म होने पर बड़ी खुशी थी, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा गया था। क्वेश्चन एक और बनता था कि भक्तिन अपना नाम क्यों छिपाती थी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे? बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का निबंध है, उसमें से प्रश्न दिया गया है कि भगत जी बाजार चौक में क्या बेचने जाते थे? काला नमक, ये तो खरीदते थे, इससे बनता था। जीरा, इससे बनता था। दोनों से मिलकर क्या बनाते थे भगत जी? चूरन। कुछ नहीं बेचते थे, तो फिर प्रश्न क्यों दिया? तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? चूरन। तो ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं हम। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण कौन से हमारे पाठ में किया गया है? काले मेघा पानी दे। एक बालक है जो विज्ञान का विद्यार्थी है और उसकी दादी लोक प्रचलित आस्था को मानती है और दोनों के मध्य इस बात को लेकर तकरार होती है। तो हमारा पाठ था काले मेघा पानी दे। बाजार दर्शन निबंध है, भक्तिन कहानी है, पहलवान की ढोलक कहानी है और ये दिया गया है काले मेघा पानी दे से। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। दूसरा, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूप है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाहौर अधिवेशन में भाषण देने जा रहे थे, किसी कारणवश असहमति बनी, वहां वो भाषण नहीं दे सके, इसलिए उन्होंने उस भाषण को लिखकर लेकर जाते थे। पहले के व्यक्ति ऐसे नहीं थे कि कहीं भी मुंह उठाकर जाकर भाषण दे के आ गए। वह भाषण देते थे तो उसको पूरा तैयार करके जाते थे। बाद में अधिवेशन खत्म हो गया तो उन्होंने सोचा कि मेरी तैयारी क्यों बेकार जाए, तो इस भाषण को उन्होंने अपनी किताब में छपवा दिया। तो ये कौन सा पाठ था? भीमराव अंबेडकर का। एक तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है और एक मेरी कल्पना का आदर्श समाज है। तो एक ही पाठ में दो भाग दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, जो हुआ होगा। वितान किताब है जिसमें सिल्वर वेडिंग कहानी है। वितान जो दूसरी किताब है उसमें सिल्वर वेडिंग कहानी है। उस कहानी के मुख्य नायक है यशोधर पंत। यशोधर पंत हर बात में एक तकिया कलाम प्रयुक्त हुआ था कि जो हुआ होगा, यानी कि उसको किसी से कोई सरोकार नहीं है। जो का त्यों स्वीकार कर लेना कि कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता तो उसको कहते जो हुआ होगा सही है। तो ये इसके लिए था। तो पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और इसी पार्ट का अगला क्वेश्चन भी दे दिया कि वाईडी पंत का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने बताया यशोधर पंत। तो बड़ी कहानी है। यशोधर पंत का उस पार्ट में कम से कम न तो 50 बार नाम आया है। तो ये किसी बच्चे ने गलत नहीं किया होगा। अगला, पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई थी? जूझ कहानी है। जूझ कहानी है। तो उसमें आनंद यादव की कहानी है जूझ। उसमें लेखक की जो मित्रता हुई थी वह वसंत पाटिल नामक एक लड़के से हुई है। मास्टर मंत्री उनको गणित पढ़ाते थे। केशव कर्णी एक राग है, छंद है, और मास्टर सौंदलगेकर मराठी पढ़ाते थे। तो ये मास्टर सौंदलगेकर तो क्या पढ़ाते थे? मराठी। मास्टर मंत्री क्या पढ़ाते थे? गणित। केशव कर्णी ये एक राग है। और मित्रता किससे हो गई? वसंत पाटिल से। तो पाठ जिसने पढ़ा है तो उसको ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से माने गए हैं? दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर, अगर नहीं भी आता है, पाठ न भी पढ़ाओ तो भी वैसे ही जीके का क्वेश्चन भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, पूरा का पूरा पाठ
अतीत में दबे पांव। दो शहरों की कहानी बताता है, एक तो मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। उसके कुंड कैसे थे, वहां की बनावट क्या थी, वहां का रहन सहन क्या था, वहां का खान पान क्या था, पूरा पाठ उसी में है। ये तो पाठ न पूछकर उन शहरों के नाम पूछ लिए, तो इससे ज्यादा सीधा क्वेश्चन कोई में आपको मिलेगा भी नहीं। अगला, जूझ कहानी के लेखक कौन है? जूझ कहानी के लेखक ओम थानवी का पाठ अतीत में दबे पांव। मनोहर श्याम जोशी की कहानी है सिल्वर वेडिंग। यशपाल और आनंद यादव की कहानी है आपके जूझ। तो जूझ कहानी किसकी है? आनंद यादव की है। अगला क्वेश्चन अब हम करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाकी ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी आपने क्वेश्चन करे, आशा है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा, और गलत भी हुआ होगा तो आपकी ही गलती से हुआ होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्यार्थ का बोध होता हो, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा पूछ ली आपसे, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपसे परिभाषा पूरी लिखवाता कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। ये न पूछकर उसने केवल अभिधा अभिधा छोड़ दिया। मुख्य अर्थ का बोध हो, सांकेतिक अर्थ का बोध हो, लोक प्रचलित सीधी बात का अर्थ हो, तो शब्द शक्ति कौन सी होती है? अभिधा। नरेश तो बेल है। मैंने आपको जब क्वेश्चन करवाया था तो लिखाया था सीता तो गाय है, तो सीता तो पूरे दिन हर साल ही उसको गाय बना रखा था, तो इस बार इन्होंने क्या करा, नरेश को क्या बना दिया? बेल बना दिया, कि नरेश तो बेल है। तो लक्षण बता दिया इसके, तो कौन सी समझ सकती है? बेल है, मतलब समझता कम है, ये तो बेल बुद्धि है सब। तो इसमें उसका लक्षण बता दिया। सब शक्ति कौन सी हो गई? लक्षणा सब शक्ति। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी शब्द में कौन सा अलंकार है? रईमन पानी रा किए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ऐसा नोट्स में लिखा रखा है, कहीं कोई इधर उधर नहीं कर रखा कि रईमन पानी रा किए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो कौन सा है? श्लेष। वेरी गुड। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर, यहां चक्कर पड़ गया, कि जानबूझकर दूसरा अर्थ करे, कि मैं तो आपको सीधी बात कर रहा हूं और आप उनको जानबूझकर, कि जब श्री कृष्ण राधा जी के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, तो राधा जी पूछती कि कौन हो बाहर? तो उसने कहा कि मैं हरि प्रिय। तो एक हरि का अर्थ वानर होता है, तो राधा जी ने कहा कि वानर को यहाँ क्या काम? ये उदाहरण भी ऐसा का ऐसा लिखा रखा है कि यहाँ वानरों का कोई काम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वानर नहीं हूं मैं, क्या हूं? श्री कृष्ण हूं। तो यानी कि हरि के लिए वानर भी आता है, हरि के लिए श्री कृष्ण भी आता है। तो जानबूझकर उसके अर्थ का अनर्थ करे तो वहां होता वक्रोक्ति, और इसका अर्थ भी लिखा रखा मैंने। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा कथन। जानबूझकर उस कथन को क्या कर दो? टेढ़ा कर दो। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड जिसका मुंह टेढ़ा हो, तो कौन है? गणेश जी, वक्रतुंड है ना। हाँ। अगला, एनुअल शब्द का, एनुअल फंक्शन तुम्हारे होते रहते हैं, इसका अंग्रेजी हिंदी अर्थ क्या है? वार्षिक। और शिविर लगते रहते हैं, इसका अंग्रेजी अर्थ क्या है? कैंप। तो इससे सीधे तो कोई पूछेंगे नहीं, गांव के कैंप ही कहते हैं। शिविर कौन कहता है कि आपके गांव में क्या लग रहा है? तो क्या बोलते हो? कैंप लग रहा है, शिविर नहीं बोलते, है ना। और आपकी कोचिंग का कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? तो एनुअल प्रोग्राम चल रहा है, तो एनुअल यानी वार्षिकी। तो इससे सरल कोई प्रश्न बनते नहीं है। तो आशा करते हैं कि एक प्रश्न जरूर आपको थोड़ा परेशान, बाकी जिन बच्चों ने पढ़े नोट्स उनके बिल्कुल सही जाएंगे। अगला, ये तो वैसे ही आपको सरकार बोनस के रूप में देती है कि एक गद्यांश दे देते हैं,
और उनको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। तो ये एक अपठित गद्यांश भी आता है, अपठित पद्यांश भी आता है। अपठित जो हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन नहीं है तो वो कोई प्रश्न तो पूछ नहीं रहा, इसी को पढ़कर इन्हीं के उत्तर देने रहते हैं। तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पहले पढ़िए, फिर प्रश्नों के उत्तर अपनी देने नहीं, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो क्या लिखने हैं? पहला एक बार पढ़ लेते हैं। चरित्र बल मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है साहब। मनुष्य अपने चरित्र की शक्ति अनेकानेक आपत्तियों विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। चरित्र किसी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की मूलाधार शक्ति है। सम्मान पूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। दूसरों पर जितना अधिक गहरा प्रभाव चरित्र पर पड़ता है, उतना अन्य किसी का गुण नहीं। सुख, शांति तथा आनंद से भरपूर बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर चरित्र, अच्छा चरित्र बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो बुरा चरित्र है वह समाज का लिए कोड है, बुराई है। मानवता के लिए क्या है? कलंक है। सच चरित्र ही सफलता की कुंजी है। सच चरित्र के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान सुगंधित शव के समान है। जिसका चरित्र अच्छा नहीं है वो एक जिंदा लाश के समान है। तो प्रश्न पहला है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। बार बार चरित्र के लिए आ रहा है, तो सच चरित्र, अच्छे चरित्र के लिए कर रहा, बुरे चरित्र के लिए नहीं कर रहा। तो शीर्षक क्या हो गया? सच चरित्र हो गया। मनुष्य का सर्वोत्तम गुण क्या है साहब? चरित्र बली मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। देखो पहला ही क्वेश्चन आपको यही से उठा लिया। मनुष्यों का सर्वोत्तम गुण क्या है? एक तो मनुष्य पकड़ लो, एक सर्वोत्तम पकड़ लो और एक गुण पकड़ लो। तो मनुष्य ये मिल गया और ये का मिल गया और ये सर्वोत्तम मिल गया, ये गुण मिल गया। क्या है? तो क्या है कि जगह चरित्र बल है। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, चरित्र की शक्ति से मनुष्य में क्या क्या कर सकता है? चरित्र की शक्ति से सुख शांति बन सकता है। चरित्र का कि आवश्यक है, इसकी राष्ट्र चरित्र किसी समाज राष्ट्र सबका निर्माण कर सकता है, अपना बौद्धिक ज्ञान बढ़ा सकता है, जो भी आप उसको पढ़ के करेंगे। उत्तम चरित्र का होना किसके लिए आवश्यक है? ढूंढ लो। उत्तम चरित्र का होना का किसके लिए आवश्यक है? उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। इसके लिए आप दूसरों को जितना अधिक गहरा प्रभाव चरित्र पर पड़ता है, सम्मान पूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए किसका आवश्यक है? उत्तम चरित्र का। तो उसके आगे से आपको क्वेश्चन मिल गया। मनुष्य को सच चरित्र बनाने का प्रयास क्यों करना चाहिए? ये राज सच चरित्र बनने के लिए प्रयास क्यों करना चाहिए? इससे आगे का उतार दो। और सच चरित्र का अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान किसके समान हो जाता है? एक शव के समान हो जाता है। यानी कि मुझे जहां तक लगता है 10वीं से भी कठिन, मतलब कठिन नहीं था ये गद्यांश। उनके जो बोर्ड में गद्यांश आया है उससे भी ये गद्यांश क्या था? सरल था। एक बार पढ़ते ही आप अपन को उत्तर मिल गए, 2 बार पढ़ते तो पूरी के पूरी लाइनें वही के वही छाप देते। तो बहुत अच्छी बात है। अगला देखेगा, अपठित पद्यांश कहाँ गया? एक पेज पर स्कैन नहीं हुआ उनसे, चलो उनको करते हैं अपन। देखें कहाँ गया वो। उससे पहले वो टाइप नहीं हुआ, अभी दोबारा मैं करवाता हूँ उसको और फिर सोल्व कराते हैं। ये गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति, वो अपठित पद्यांश दिया था, वो स्कैन नहीं हुआ किसी कारण से, तो टेक्निकल बीमारी है। फिर भी वो मैं बता देता हूँ क्या आया था। वो अपने पास ये पेपर रहा, पेपर में अपठित पद्यांश ये पूछा गया है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, कि मेरा मन दूसरी जगह नहीं लगता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, जिस प्रकार जहाज से पानी के जहाज से कोई पक्षी उड़ जाएगा तो वो वापस कहां आकर बैठेगा? उसी जहाज पर बैठेगा। इसीलिए मेरा मन चाहे जहां घूम ले लेकिन वापस श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन होगा। सूरदास का पद्य। किसका है? सूरदास का। कमल नैन को छाड़ी मातम और देव को दावे, कि मेरी आंखें कमल रूपी श्री कृष्ण की पूजा न करके और देवताओं को किसी भी रूप में देखना नहीं चाहती है। मैं तो इस संसार में श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता हूं। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप कनावे, और जिस व्यक्ति के पास परम गंगा बह रही थी
उसको छोड़कर बुद्धिहीन व्यक्ति कुआं कूदाता है, वो गंगा से जल नहीं पीता है। अर्थात मेरे पास श्री कृष्ण रूपी भक्ति है, इसको छोड़कर मैं अन्य भक्ति को स्वीकार नहीं करता हूं। जी मधुकर को अंबुज रस चाक्यो क्यों करील फल खावे। जिस प्रकार मधुमक्खी अमृत रूपी फल का पान कर लेती है, उसके पश्चात वह करील के कड़वे फूलों को नहीं देखती या उनको नहीं ग्रहण करती है। तो एक छोटा सा पद्य था सूरदास का। अब इन प्रश्नों में बाकी 3 तो इधर टाइप हो गए, 2 नहीं हुए थे, उसके बारे उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है मन। जहाज का पंछी उड़कर कहां जाता है, वापस जहाज पर ही जाता है। अगले वाले क्वेश्चन है, गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति ने दुर्मुखी कहा, दुर्मति कहा है, बुरी बुद्धि है उसकी। जिसके पास गंगा रूपी जल था उसको छोड़कर वह कुएं से पानी पीने का प्रयास कर रहा है, कुआं खोदने का प्रयास कर रहा है। करील के फल किसे अच्छे नहीं लगते, मधुमक्खी को। मधुमक्खी को कौन से फल, कौन से फूल अच्छे लगते हैं, जिनमें का शहद अमृत रूपी मीठा हो, उसी पर वह अपना। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, कि मेरा मन अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। ये श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है। प्यासो शब्द का क्या अर्थ है, प्यासा। जिस प्रकार कोई प्यासा व्यक्ति गंगा रूपी जल को छोड़कर किसको ग्रहण करना चाहता है, कुएं को जल ग्रहण करना चाहता है। अब समाचार लिखते समय कितने ककार को ध्यान में रखा जाता है, परिचय दीजिए। 6 ककार बताए थे। कितने ककार, 6 ककार। क्या, कब, कहां, कौन और क्यों और कैसे। ये शुरू के जो 4 ककार है, ये समाचार के प्रमुख भाग है, इंट्रो है। बाकी 2 भाग बॉडी और समापन में आते हैं। जो उल्टा पिरामिड से लिए वो 3 भागों में इंट्रो, बॉडी और समापन में लिखी जाती है। इन 6 प्रश्नों के आपको किसी भी समाचार पत्र में जवाब देने पड़ते हैं। तो कितने ककार है, 6 ककार है। तो ये प्रश्न पूछ लिया गया था। अच्छा, तो ये टेरा ड्रेसिंग गाउन कहते हुए इनकी आंखों में एक नमी चमक गई। सिल्वर वेडिंग जो पार्ट है उसके आधार पर बताना है। सिल्वर वेडिंग पार्ट में जब यशोधर बाबू की 25वीं शादी की सालगिरह होती है तो उसकी बेटी उसके लिए एक देसी गाउन लेकर आती है और वह कहती है कि ये रहा आपका ड्रेसिंग गाउन। हाँ, तो पिताजी और आप इसको पहनकर, बड़ा बेटा कहता है कि इसको दूध लेने जाया करो, क्योंकि फटे पुराने आप पहनकर जाते हो तो हमें शर्म आती है। बेटे ने ये कभी नहीं कहा कि आज के बाद आप आराम करो, दूध में ले जाया करूंगा। इस कारण से उनकी आंखों में क्या आ गई, नमी आ गई, आंखों में आंसू आ गए। पहले ही दिन कक्षा में बैठने पर लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया। वितान पाठ का है कि लेखक का मन खट्टा इसलिए हो गया कि उनके बाकी सभी साथी आगे की कक्षाओं में जा चुके थे और लेखक अपने दादा के व्यवहार के कारण पिछड़ गया था। अब उनको उन्हीं कमजोर बच्चों के पास बैठना पड़ रहा था जिसको वह क्लास में से सबसे कमजोर समझा जाता था। तो ये पाठ के आधार पर देना था। कैमरे में बंदा पाइज कविता रघुवीर शाही की किस सामाजिक विडंबनाओं को उभारने का प्रयास करती है कि कारोबारी दबाव के कारण पत्रकार अपना रवैया भूल जाता है, वह अनुशासनहीन हो जाता है, वह अपने कारोबार दबाव के कारण एक अपाहिज व्यक्ति से दुर्व्यवहार करता है। तो ये हमारी सामाजिक विडंबना है कि हम उसके साथ दया भाव, करुणा नहीं रखते और उनको केवल बाजार के प्रभाव में आकर उनकी खबर प्रसारित करके ही छोड़ देते हैं। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन कब सवार हुई, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताई। जब लुट्टन सिंह पहलवान की सास को वही के गांव वाले ताने मारते थे तो वह उसके बदला लेने की सोचते थे और उस बदला लेने के कारण ही उन्हें कसरत करने की धुन सवार हुई और अंत में धीरे धीरे वह दारोशन दूध पीता था और थोड़े दिनों बाद हष्ट पुष्ट बनकर एक पहलवान बन गया था। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक के नोट्सों में लिखा रखे हैं सभी क्वेश्चन, देखिएगा। अगला 10 से 14, 60 से 80 शब्दों में लिखने थे, यानी कि 6 से 8 लाइनों में आपके उत्तर मांगे हैं। 3-3 नंबर के प्रश्न है। जाति प्रथा यदि श्रम विभाजन को मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। पंक्ति के आधार पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर सब कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
का पाठ है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। उसमें से ये प्रश्न दिया गया है। अगर आपको यह प्रश्न कठिन लगे तो आपके अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि बाजार का जादू कैसे काम करता है, जैनेन्द्र कुमार का निबंध था, उसमें से ये क्वेश्चन आया था। दोनों में से किसी एक को। और अगला वाला जो 11वां क्वेश्चन है यह भी एक यही है कि यह एक यात्रा है जो चिड़िया से लेकर फूल से लेकर बच्चे तक की है। हरिवंश राय बच्चन का पाठ है, उसके आधार पर कविता के बहाने बताइए। या फिर ये ना आए तो किस भी किसान कुल वनिक तुलसीदास जी का पहला ही कवितावली का कवित है, उसका यह पाठ है कि किस प्रकार पेट की आग को समाधान किया जाता है। उस पाठ पहला ही वाला पद्य है। तो 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको जवाब देने थे। अगला, किशनदा के दिल्ली चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने किशनदा की किन परंपराओं को जीवित रखना, जो वे अपने घर पे रामलीला का मंचन करते थे, किशनदा अपने घर पे सामूहिक भोज का आयोजन करते थे, अपने कुमायूनों को अपने ब्राह्मणों को बुलाकर जनेऊ का बदलवाते थे, आदि इन्हें काम करते थे, जिनको किशनदा चले जाने के बाद उनके पट शिष्य यशोधर बाबू ने जीवित रखा था। तो वो कहानी के उसके अलावा अतीत में दबे पांव वाला दिया है, उसमें से दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो करें। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन अथवा धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय दीजिए। तो आप हरिवंश राय बच्चन, हर बार हम पहला ही पाठ आता है तो पहले पाठ को पढ़ते समय बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी है, उनका जन्म 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक परिवार में हुआ था, इलाहाबाद में 1907 में। और यह हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने एक हालावाद दर्शन चलाया था, हाँ? और इनकी पत्नी का नाम श्यामा बच्चन था, माँ का नाम सरस्वती था और पिता का नाम श्रीवास्तव, ऐसे था कुछ है ना। तो ये था। उसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं लिखनी थी। उसके अलावा इसका जो 10 भागों में पूरा का पूरा काव्य खंड है वो निराला रचनावली के नाम से लिखा गया है। और जनगीता, मेघवेद, वो उसकी 3 अनुवादित रचनाएं थी, हेमलेट, जनगीता और मेघवेद। बच्चन ग्रंथावली 10 भागों में प्रसारित हुई थी। और उसके अलावा बच्चन की प्रमुख कविताएं थी जो आपको करवा रखी है, फिर और देख लेना। ये ना आए तो आप धर्मवीर भारती का भी कर सकते हैं। पिक्चर के कितने प्रकार होते हैं? बहुत से प्रकार है, 10-12 आपको लिखा रखे, विभिन्न प्रकार लिखा रखे। उनमें से 4, 5, 7, 8 जो भी आपको नाम याद है, इसमें कोई फिक्स प्रकार नहीं है कि 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। प्रश्न थोड़ा सा गलत बनाया है। कितने प्रकार होते हैं ये थोड़ी, आपको 8 आते हैं तो 8 प्रकार के नाम लिख दो, 7 याद है तो 7 लिख दो, 6 तो 6। फिक्स नहीं है कि 12 ही प्रकार की होती है, 15 प्रकार की भी हो सकती है, 10 प्रकार की भी हो सकती है। प्रकार विभिन्न है। जितने नाम आपको याद है वो लिखिएगा। सूचनाओं के प्रमुख स्रोत क्या क्या है वो भी अलग अलग भाग में सूचनाओं के विभिन्न चरण बता रखे हैं, लाइव, ब्रेकिंग न्यूज वगैरह वगैरह जो आपको करवा रखे हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छे प्रश्न है, आपके नंबर बढ़ाएंगे ज्यादा से ज्यादा। सप्रसंग व्याख्या कीजिए, प्रसंग लिखिएगा, संदर्भ लिखिएगा और व्याख्या लिखिएगा, तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। पहला आया, वहां राम लक्ष्मणी निहारी, बोले मनुज बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राती गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो, सकव न दुखित देखी मोई काऊ, बंधु सदा तव मर्दुल स्वभाव, मम हित लागी तजेव पितु माता, सहेव विपिन हेम आतब बता। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है, अभी तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए हैं। ऐसा कहकर वह लक्ष्मण को निहारते रहते हैं, उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि हे भाई, तू तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकता था, मैंने तुम्हारा हमेशा कोमल स्वभाव ही जाना है, मेरे भले के लिए तो तूने माता पिता का भी त्याग कर दिया और मेरे साथ वनवास में, जंगल में, सर्दी, गर्मी और बरसात में जीवन व्यतीत किया है। तो ये था प्रसंग प्रस्तुत
काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ से लिया गया है। संदर्भ लिख सकते हैं कि इसमें राम एक साधारण मनुष्य की तरह अपने भाई के मूर्छित होने पर विलाप करते हैं और कहते हैं। तो ये था, विशेष में कर सकते हैं। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, आलोक धनवा का पाठ है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, कि जब बेसुध होकर दौड़ते हैं और जन्म से ही वो अपने साथ कपास लाते हैं और पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। बिना सुध के छत है उन्हें बिल्कुल कोमल लगती है, चारों ओर की दिशाएं ढोलक बजाकर उनका अभिवादन करती है। और जब वो कदम बढ़ाते हुए आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, तो उन्हें वो जो छत है उनके लिए खतरनाक, बच्चों के लिए हानिकारक होती है, वह भी उन्हें सरल लगती है। और उस समय उन बच्चों को बचाता है उनका उत्साह, उनका रोमांचित शरीर, उनका आनंद ही उनकी रक्षा करता है। तो दोनों अच्छे पद्यांश थे, जो भी आपको उचित लगे आप उनके उत्तर दीजिएगा। अगला आता है कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला दिया है आचार्य जी हरि प्रसाद द्विवेदी का शिरीष का फूल, उससे व्याख्या दी गई है कि फूल है शिरीष, जो वसंत के आने से खिलखिलाने लग जाता है और आषाढ़ तक निश्चित रूप में लगातार मगन रहता है, और इसका मन रम जाए तो ये भादों तक भी फूलता रहता है। जब बाकी फल फूल उमस से जल जाते हैं, लू से खत्म हो जाते हैं, उनके हृदय सूख जाते हैं, तब ये एकमात्र शिरीष काल जय अवधूत सन्यासी की तरह, चाहे सुख हो, दुख हो, पीड़ा हो, रोग हो, हमेशा अचल रहता है। उसी प्रकार अजयता का ये भी मंत्र देता है। तो व्याख्या शिरीष के फूल से दी गई है। आचार्य जी हरि प्रसाद द्विवेदी के लेखक है, एक निबंध है, कल्पलता से दी गई। अगला फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, पहलवान की ढोलक। उससे दिया गया कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, मानवीकरण कर दिया। निस्तबत्ता करुण शिष्यों आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी कि पूरी रात सुनसान है, कोई नहीं बोल रहा, चारों तरफ से हाहाकार आ है और शिष्यों की आवाज आ रही है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, पृथ्वी पर कहीं भी प्रकाश नहीं है, चारों ओर अंधकार है। आकाश से टूटकर कोई भी एक तारा पृथ्वी पर जाता है तो उसकी ज्योति और शक्ति बीच रास्ते में जलकर खत्म हो जाती है। बाकी व्यक्ति उसकी असफलता पर, भावुकता पर हंसते हैं। तो उसी को एक प्रकृति का सुंदर, अमावस रात का सुंदर इन्होंने चित्रण किया है। तो फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक पाठ से लिया गया था। ऊपर वाला फूल है शिरीष के फूल से हजारी प्रसाद द्विवेदी से लिया गया था। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन। निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली द्वारा बिजली उपकरण खरीदने के लिए एक निविदा का प्रारूप तैयार करना था। तो ऊपर आप निविदा लिख सकते हो, इधर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, इधर क्रमांक, इधर दिनांक, इधर निविदा, फिर वो उसका डायरेक्शन, फिर एक टेबल बनाइएगा, बिजली के एक दो उपकरणों के नाम लिखिएगा और अंत में इधर शर्तें लिख दीजिएगा और इधर कर दीजिएगा, तो आपका सही माना जाएगा। ये नहीं आता है तो ये तो आपको नोट्सों में उतरा रखा है, ये भी करवा रखा है, बिजली उपकरण वाला भी, दोनों करवा रखे हैं। करवाने को तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश, राजस्थान की जगह क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश पूछा है। पुस्तक विक्रेताओं बोर्ड कार्यालय इलाहाबाद में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाने वक्त पहले नंबर की अवकाश, दूसरे नंबर की ये करवा रखी है आपको, तो वो हूबहू आ गई। निबंध 3 पेज में आपको इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं। अच्छा है कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं कारण और निवारण पर आप जाइएगा तो आपके और भी अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि 10वीं में भी सड़क सुरक्षा के बारे में अपन पढ़कर आए हैं। बाकी और जो आपको बेहतर लगे उनको आप सुनिए। तो ये अपना हिंदी का पेपर था। पेपर बहुत अच्छा है, सरल है, सामान्य है। लगभग एक क्वेश्चन वक्रोक्ति अलंकार को छोड़कर बाकी कोई भी उलझाव वाले प्रश्न नहीं है। सीधे सीधे नोट्सों से प्रश्न आए हैं। वक्रोक्ति वाला भी नोट्सों से आया है, लेकिन किसी बच्चे ने कोई विरोधाभास के लिए बोल रहा था तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उससे गलती हुई है। बाकी
आपके बेहतर भविष्य के लिए हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो। धन्यवाद।